हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आज 15 दिन बाद लिटरली हम फिजिक्स के लास्ट चैप्टर का रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, जहां पे हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। फिजिक्स में जैसा हम सभी जानते हैं कि फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं, जिसमें लास्ट चैप्टर 4th चैप्टर ये सबसे हार्ड माना जाता है। तो इजी चैप्टर के सारे क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन इस हार्ड चैप्टर के क्वेश्चन होना भी बहुत जरूरी है। तो उसी क्रम में आज हम इस फिजिक्स के लास्ट चैप्टर को करने वाले हैं। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं या आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखेंगे सभी। पहला क्वेश्चन बोलता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। देखेंगे सभी, अगर मैं इसका डायग्राम बना के बताऊं आपको, परिनालिका मतलब होता है सॉलिनॉइड। ठीक, सॉलिनॉइड को अगर बनाया जाए तो देखिए वो कैसे बनता है। तो सॉलिनॉइड के लिए हमने यहां पे एक लोहे के आकार का नरम लोहा लेते हैं, सॉफ्ट आयरन बोलते हैं इसको। इसके चारों तरफ क्या किया जाता है, इसके चारों तरफ हम इसके चारों तरफ हम एक सॉलिनॉइड वायर यानी एक तार को इस तरह से हम क्या करते हैं, लपेटते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। और इसको लपेटने के बाद इसमें से हमें पता है कि जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित की वजह से इसमें से क्या पास होता है, इसमें से हमें करंट मिलता है। ठीक है, इसमें से हमें क्या मिलता है, चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। तो देखिए वो चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से दिखाई देता है वो हमको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसका चुंबकीय क्षेत्र बनाएं तो कुछ ऐसा बन जाता है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि कुछ इस तरह से वो दिखाई देता है। ठीक है, और इसके अंदर जो जाती है वो बिल्कुल क्या जाती है, एकदम सीधी सीधी से निकलती है। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ये इस तरह से जाता है, लेकिन जब ये इस तरह से मतलब प्रवाहित होता है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन बच्चों कुछ इस तरह से होती है, ताकि ये कैसे कैसे जा सके। अगर ये साउथ है तो इसको हम नॉर्थ मान लेते हैं। ठीक है, मतलब कि एक तरह से एक नरम लोहे के ऊपर एक तार को इस तरह लपेटा जाता है कि उसका एक हेलिक्स साइड क्या बन जाता है, शेप बन जाता है। और उसके वजह से अब करंट जब प्रवाहित करते हैं तो उसके वजह से क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, उस चुंबकीय क्षेत्र को देखना है वो किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, अगर इधर साउथ पोल बन जाता है और इधर नॉर्थ पोल बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जहां पे करंट होता है वहां पे इस तरह से जो चीज़ों को हम बनाते हैं वहां पे एक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबक बोलते हैं उसको। ठीक, तो होता क्या है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बाहर तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है। बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या जा रही है, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, लेकिन अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जा रही है, वो साउथ टू नॉर्थ जा रही है। दूसरा ये कि देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ के अंदर जो अंदर जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो बिल्कुल क्या जा रही है, स्ट्रेट जा रही है। दूसरा ये आपस में पैरेलल भी है। तो अगर आपने पढ़ा होगा दो तरह की क्या होती हैं, दो तरह की फील्ड लाइंस होती हैं, सबको पता होगा। दो तरह की क्या होती है बच्चों, फील्ड लाइंस होती हैं। एक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी ऐसी सी होती है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर यह है कि इसको बोलते हैं क्या, ये आपकी समांतर रेखाएं हो गई और यह भी कैसी रेखा है, या असमांतर रेखाएं हो गई। तो होता क्या है कि जहां पे ये क्लोज होती हैं, जहां पे पास पास होती हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा होता है, और जहां पे दूर होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कम होता है। उसी प्रकार अगर यहां पे बात करें, देखिए यहां पे सब क्या है, जितनी लाइंस इस वाले क्षेत्र में है उतनी लाइंस इस वाले क्षेत्र में है, और उतनी ही लाइंस कहीं भी मिलेंगी आपको। इसका मतलब क्या है कि जहां पे आपको किसी भी क्षेत्र पे आपको समान रेखाएं मिल रही है, तो उसका मतलब ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र की जो इंटेंसिटी है वो हर जगह क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर अंदर समांतर रेखाएं चल रही हैं तो उससे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा वो कैसा बनेगा, समान बनेगा। लेकिन क्या इस वाले रीजन में समान बनेगा, नहीं, क्योंकि इस वाले रीजन में क्या है, इस वाले रीजन में आप देख पाएंगे कि ये आगे जाके फैल रही है। तो अगर फैलेगी तो कुछ इस तरह की रेखाएं बनाएगी, और यहाँ वाली रेखा हम जानते हैं कि यहाँ और यहाँ में बहुत फर्क है। ठीक है,
तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी परिनालिका में जब आप अंदर की तरफ देखेंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को तो किधर दिखाई देता है, वो आपको समांतर दिखाई देता है, और समांतर दिखने की वजह से उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो हम बोलेंगे भीतर में सभी बिंदुओं पर क्या होता है बच्चों, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, सभी बिंदुओं पर क्या होता है बेटो, समान होता है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया ना सभी को ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो देखिए अगर उंगलियों की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये 5 उंगलियां होती हैं। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको तो थंब बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं अंगूठा। ये हमारी कौन सी उंगली होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं तर्जनी उंगली। ठीक है, और इसे इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये मिडिल फिंगर या मध्यमा बोलते हैं इसको। तो ये क्या होती है, ये अनामिका उंगली होती है, इसको रिंग फिंगर भी कहते हैं, और ये कनिष्ठिका होती है, इसको क्या बोलते हैं, पिंकी फिंगर भी बोलते हैं, फिंगर। ठीक है, पिंकी फिंगर। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम के अनुसार हमें पता है, हम इसे फिगर के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों ये क्या है, हमारी मिडल फिंगर है। ठीक है, ये सॉरी ये वाली मिडल फिंगर है, ये अंगूठा है। ठीक है, ये थंब हो गया हमारा। थंब क्या दिखाता है हमेशा, थंब दिखाता है हमेशा बल को, है ना, बल को दिखाएगा, या फिर उसके क्या दिखाएगा, मोशन को दिखाएगा। ठीक है, मोशन को भी कह सकते हैं, यहाँ पे गति को दिखाएगा। दूसरा ये किसको दिखाता है, सबको पता होगा, ये दिखाता है विद्युत क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, जिसको हम बी से भी डिनोट करते हैं। और ये किसको दिखाता है बच्चों, जो मिडल फिंगर होता है वो किसको दिखाता है, वो करंट को दर्शाता है। ठीक है, करंट यानी धारा को प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई, चलिए तो ये समझ में आ गया आपको। हमें बताना कौन सा है, हमें बताना है ये जो तर्जनी उंगली, ये वाली जो उंगली होती है वो कौन सी दिशा को दिखाती है। तो हम क्या बोलेंगे इस पे, तो देखिए पहला ऑप्शन है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, तो विद्युत बल की दिशा तो अंगूठा दिखाता है। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या लगता है आपको, यही होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब कि तर्जनी उंगली से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाया जाता है, हम सबको मालूम है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अब देखिए यहां पे ना आपका धनावेशित कण जो है वो अल्फा कण है, वो किधर विस्थापित हो रहा है बच्चों, वो पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसके फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करें, ठीक है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करें तो देखिए किस तरह से बनेगा ये। तो देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यही है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो बल है वो किधर की तरफ लगेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपित किधर हो रहा है, उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा है। ठीक है, और अगर ये उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा है, और दूसरा हमें इसका मतलब बल, ये बल की बात कर रहा है, बल कहां पर है, बल बच्चों कहां पर है, उत्तर की तरफ है, बल बच्चों कहां पर है, उत्तर की तरफ। ठीक है, बल यानी फोर्स हो गया ये। इसके अलावा बात कर रहा है क्या, पश्चिम की ओर ये क्या हो रहा है, इसका धनावेशित कण क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है पश्चिम की ओर। पश्चिम मतलब हो जाता है वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट की तरफ अगर होगा तो उसका कण किधर, उसका जो करंट बनेगा वो किधर बनेगा, हमें पता है धनावेशित की डायरेक्शन को हम करंट की दिशा नहीं लेते, उसके अपोजिट हमेशा करंट की दिशा को लिया जाता है। तो पश्चिम दिशा किधर की तरफ होती है, पश्चिम दिशा इधर की तरफ होती, तो ये किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। इसे ये क्या है हमारा, ये फोर्स है, तो ये क्या है भाई, ये आपका हो गया, इसको बोलेंगे हम, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, ये क्या है, इसको बोल देते हैं हम ये चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और ये फोर्स हो गया, ये करंट हो गया आपका, धारा आई। ठीक है, तो अगर हम इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाले तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या दिखाई देगा, ये हमें ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा, यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर दिखाई देगा। तो जब ये इन दोनों के परपेंडिकुलर दिखाई देगा तो वो किधर की तरफ निकलेगा, तो हम उसको बोलेंगे ऊपरी मुखी की तरफ निकलेगा। ठीक है, ऊपरी मुखी मतलब बाहर की तरफ आएगा, या बोले तो ऊपर की तरफ ही आ सकता है। ठीक है, तो आप जब इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को खुद से लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप इसका आंसर याद रखना है आपको, क्या होता है इसका, अल्फा कण की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा ऊपरी मुखी होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज, देखिए फ्यूज को आपको पता होगा कि फ्यूज एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हीटिंग इफेक्ट की वजह से, यानी जब भी लघु पतन होता है, शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है, तो उस समय में ये क्या करता है, ये क्योंकि टीन और शीशे का बना एक एलॉय होता है, तो ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, ये गल जाता है और वहां के शॉर्ट को, वहां के जो सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है उसको, ताकि जिससे करंट क्या हो, आगे फ्लो ना हो। ठीक है, तो जब करंट की मात्रा अधिक हो जाती है तब ये काम होता है। तो देखिए हमें पता है जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस काम पे करता है, वो केवल हमेशा उष्मा के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि उष्मा ज्यादा हो जाती है, और हमें पता है कि ये जिस मटेरियल का बना होता है, यानी टीन और शीशे का बना होता है, उसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अगर गलनांक बहुत कम होगा तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके ये क्या हो जाएगा, ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये पिघलना स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि लघु पतन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए उष्मीय। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? देखिए आपके फोन की बैटरी हो या आपके टॉर्च की बैटरी हो या किसी भी टाइप की जो बैटरी हो, जहां से आप या घड़ी का सेल हो, रिमोट का सेल हो, ये सभी से जो होते हैं ना जिसमें आपका एनर्जी स्टोर्ड आती है, उस तरह की जो इतनी भी आपकी एनर्जी होती है उसमें कैसी एनर्जी होती है, तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो जितने भी आपकी सेल्स होती हैं, बैटरी होती है, उन सभी में हमें डीसी करंट देखने को मिलता है। और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, यानी कि दिष्ट धारा। ठीक है क्या बच्चों, दिष्ट धारा। और प्रत्यावर्ती धारा कहां मिलती है, हमारे घरों में जो लाइट आती है वो हमारी क्या होती है, वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। याद रखना है आप सभी को, प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घरों में आती है बिजली के द्वारा, मतलब जो सरकार हमें देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। लेकिन जो हमें बैटरियों में मिलती है या मोबाइल फोन में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। तो बताइए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो हम इसे बोलेंगे दिष्ट धारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? देखिए प्रेरण मतलब क्या है, तो जब भी एक कॉइल से, यानी कि एक परिपथ से और एक चुंबक को आगे पीछे किया जाता है या उनके सापेक्ष मतलब रिलेटिव मोशन किया जाता है, तो उस रिलेटिव मोशन के वजह से क्या होता है, एक दूसरी धारा में क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है, एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ बोले तो एक करंट उत्पन्न होता है। उस करंट की वजह से क्या होता है, हमें कई तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर आपको पता होगा कि आपका जो एसी जनरेटर, यानी कि एसी प्रत्यावर्ती जो जनरेटर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसी आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर भी डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, किसने खोज की थी इसकी? तो आपको याद रखना कि फैराडे ने सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए माइकल फैराडे, सबको याद रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो आपका विद्युत प्रेरण होता है, इसका जो आपका सिद्धांत होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये तो विद्युत जनित होता है, यानी एसी जनरेटर होता है, ये किस पे काम करता है, तो आपको याद रखना है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? देखिए ये बात कर रहा है किसकी, प्रेरित विद्युत धारा जो कि परिभ्रमण के, देखिए ये मोटर की बात कर रहा है। ठीक है, मोटर किस तरह से चलता है आपको पता होना चाहिए। जो एक मिनट सॉरी, देखिए होता क्या है कि आपका जो विद्युत मोटर होता है, उस विद्युत मोटर में जो आपका जो रेक्टेंगुलर आयताकार जो कुंडली होती है वो इस प्रकार घूमती है कि वो कॉन्स्टेंटली क्या कर सके, वो एक मैकेनिकल एनर्जी को दे सके, यानी कि एक आपकी यांत्रिक ऊर्जा को दे सके। ठीक, तो ये आपका कार्य कैसे करती है, क्योंकि उसके अंदर क्या लगे होते हैं बच्चों, क्योंकि आपको पता है डीसी में कम्यूटेटर होता है जो उसको लगातार क्या कराता है, ऐसे ऐसे मूव कराता है। तो क्या वो पूरा मूव कर पा रही है? नहीं कर पा रही है, वो लगातार क्या हो रही है, आधे आधे पे वो वापस हो जाती है। तो हमने क्या बोला, वो परिभ्रमण पूरा नहीं कर रही है, वो कितना परिभ्रमण कंप्लीट कर रही है, केवल आधा,
जितना उसे करना चाहिए उसका वो केवल आधा परिभ्रमण करती है, जिसकी वजह से वो लगातार मूव करती है। तो ये डीसी जनरेटर क्या है, वर्किंग है। तो डीसी जनरेटर के वर्किंग में आपने सुना, डीसी मोटर के वर्किंग में आपने देखा होगा कि ये जो वर्क करता है वो कैसे काम करता है, वो आधे आधे पे रिवर्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि जो परिवर्तन होता है कितने परिभ्रमण बाद होता है, वो आधे परिवर्तन के बाद होता है, यानी आधे के बाद इस तरह से वो मूव करता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? सही वर्णन चुंबकीय तार का करता है। विद्युत धारावाही क्षेत्र की बात करें तो ये हमारे पास एक विद्युत धारावाही क्षेत्र है, मतलब विद्युत धारावाही तार है। ठीक है, अब इस तार के हम एक करंट आई फ्लो करा रहे हैं इसमें। ठीक है, एक हमने धारा आई फ्लो कराई। अब आई फ्लो कराने की वजह से इसमें चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार बनेगा वो हमें देखना होता है। दूसरा, अगर हम एक दूसरा वायर ले, उस वायर में हम क्या करें, अपोजिट दिशा में यानी कि इसके विपरीत दिशा में क्या करा दे, हम करंट को प्रवाहित करा दे, तो क्या होता है, तो आप सबको पता है कि हम एक यहाँ पे एक नियम का प्रयोग करते हैं। वो क्या होता है, हमारा राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। इस थंब रूल के अकॉर्डिंग जिधर भी आपकी करंट की दिशा होती है उधर आपका अंगूठा होता है, और बाकी क्या करते हैं हम, बाकी हम वहां पे अपने हाथों को कर्ल करते हैं, ऐसे है ना, ऐसे कर्ल किया जाता है, ऐसे कर्ल किया जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा धारा की दिशा है ऊपर की तरफ, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तार है, धारा की दिशा ऊपर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, अंगूठा इधर दिखाएंगे और क्या करेंगे, अपने हाथों को कर्ल करेंगे। तो ये किधर किधर दिशा दिखाएगा, ये अंदर की तरफ दिखाएगा, इस तरह से अंदर आता हुआ। ठीक है, अंदर आता हुआ, इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर निकलेगा। ठीक है, इस तरह से गोल गोल दिशाएं, गोल गोल क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। इधर बताइए, अगर इधर आप आई को ले लेते हैं तो इस बार क्या होगा, अंगूठा किधर की तरफ होगा बच्चों, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो जब अंगूठा नीचे की तरफ होगा तो क्या करना है, आपको अंगूठे को नीचे करके आपको इस तरह से घुमाना है। ठीक है, क्या करना है, इस तरह से घुमाना है, ऐसे देखिए, ऐसे। ठीक है, तो दोनों ही में आप देख पा रहे हैं कि करंट चाहे ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, ठीक है, या हम बोले पूरब की तरफ जाए या पश्चिम की तरफ जाए, दोनों ही इन चारों दिशाओं में आपका जो करंट होता है, आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमेशा एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब संकेंद्रीय वृत्त बनाता है। ठीक है बच्चों, संकेंद्रीय वृत्त बनाता है, याद रखिएगा आप सभी। तो मुझे बताइए, संकेंद्रीय वृत्त का जो ऑप्शन है वो कहां लग रहा है आपको, दो देखिए, यहाँ पर लिख रहा है, पहले चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं के लंबवत होती है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा बोलता है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। देखिए, तार के समांतर कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी तार के समांतर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरे ऑप्शन में क्या बोलता है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरे होती हैं, और इसमें क्या बोलता है, जिनका उद्भव तार से होता है। अब मुझे ये बताइए, क्या ये ठीक होगा आपका, ये भी नहीं होगा, अरे तो होती नहीं है। ठीक है, जिनका उद्भव तार से थोड़ी उद्भव हो रहा है। ठीक है, तार से उद्भव नहीं हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो आपको दिख पा रहा है जितनी भी रेखाएं बन रही है उनका केंद्र क्या है, जितनी भी आपकी जो सर्कल्स बन रहे हैं उन सबका जो सेंटर है वो क्या है, हमारा तार है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, कई बार आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है, इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कैसे होती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कुंडली ली जाती है और एक चुंबक लिया जाता है, उनकी सापेक्ष गति कराई जाती है। यानी कि आप क्या करेंगे, आप एक कॉइल को रख देंगे, कॉइल को साथ रख देंगे, उसके बाद चुंबक को आगे पीछे करेंगे, तो होता क्या है, चुंबकीय फ्लक्स बनता है, उसमें परिवर्तन होता है, और उसमें परिवर्तन की वजह से क्या बनता है, वहां पे एक करंट जनरेट होता है, धारा उत्पन्न होती है। उस धारा उत्पन्न का जो सिद्धांत है वो कब हो पा रहा है, जब कुंडली या चुंबक के मध्य के अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करनी होती है। ठीक है बच्चों, याद रखना है, प्रेरण का मतलब क्या है, प्रेरण का मतलब होता है उत्पन्न करना, बिना टच कराए उत्पन्न करना। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ पे हम कुंडली के आगे पीछे क्या करते हैं, बिना टच कराए एक चुंबक को इस तरह से हम गति देते हैं, या फिर चुंबक को आप सीधा रख के आप कुंडली को गति करा सकते हैं। यानी दोनों कंडीशन में आपको आगे मतलब इन दोनों के मतलब इन दोनों के रिलेटिव में हम मोशन कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब मोशन होता है तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका बच्चों, करेक्ट होगा। क्लियर है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोलता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं। तो देखिए विद्युत धारा को उत्पन्न करने की गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? अब कुछ चीजें आपको याद रख लेनी है, कुछ डिवाइसेस होते हैं वो काम क्या करते हैं वो आपको याद रखना। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर बच्चों किसी को पता हो तो बताइए। गैल्वेनोमीटर की जो बात करते हैं वो क्या होता है? गैल्वेनोमीटर ये करता है धारा के उपस्थिति को चेक करते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी सर्किट में पता करना है कि धारा उपस्थित है या नहीं तो आप वहां पे क्या प्रयोग करेंगे? वहां पे गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया, धारा की उपस्थिति को कौन चेक करता है? ये गैल्वेनोमीटर चेक करता है। दूसरा आपका होता है एमीटर। एमीटर हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि एमीटर का काम होता है धारा को मापना कि धारा कितना अधिक या कितना कम है, ठीक है। तो धारा को मापना। और वहीं पे जो हमारा दूसरा है वो क्या है? मोटर। मोटर का काम क्या होता है? मोटर का काम होता है बच्चों याद रखना, मोटर काम जो होता है वो होता है आपके देखिए जितना भी आपके फैन होते हैं, ठीक है, फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, या जितने भी आपके मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उस समय इलेक्ट्रिक मोटर होता है। वो क्या करता है? वो बिजली से क्या करता है? बिजली से आपको एक मैकेनिकल ऊर्जा करके देता है। जैसे पंखा का काम होता है घूमना, ठीक है, तो घूमना जो है वो क्या है? कि यांत्रिक ऊर्जा होती है। बट उसको जो ऊर्जा मिल रही है यांत्रिक ऊर्जा वो कैसे मिल रही है? वो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उससे मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो जितने भी मोटर होते हैं वो काम क्या करते हैं? वो विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों? वो विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है। दूसरा अगर हम बात करें जनित्र की, जनित्र, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। जनित्र काम क्या होता है बच्चों? जनित्र काम होता है कि ये आपका एक धारा को उत्पन्न करता है ना, तो ये आपको बोलते हैं विद्युत को उत्पन्न करता है, ठीक है, विद्युत को उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है? तो इसलिए यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट, ये उसका उल्टा करता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा यानी हमने जब मैग्नेट को आगे पीछे कराया तो क्या कराया? वो हमारी यांत्रिक ऊर्जा दी थी और उस यांत्रिक ऊर्जा की वजह से हमने विद्युत ऊर्जा को क्या करा था? उत्पन्न किया था, ठीक है बच्चों। मतलब ये प्रयोग, ये क्या करता है? उत्पन्न करता है और ये उसको प्रयोग लाने में कार्य करता है। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ईजी है ये चीज, आपको याद रखनी है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, बहुत आसान है, याद रखिएगा। चलिए समझ में आ गया। अब मुझे इसका आंसर बताना है आप लोगों को। क्या है इसका आंसर? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो विद्युत धारा उत्पन्न कहां पे कर पा रहे हैं बच्चों हम? एक मिनट, देखिए इसमें क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा क्या? विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है वो क्या होती है हमारी? वो होती है जनित्र में, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न कहां पे करते हैं? जनित्र में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह होता है। देखिए इसका आंसर जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपका आंसर याद रखना है। हम इसे एलिमिनेशन के थ्रू करेंगे, ठीक है, इसे एलिमिनेशन के थ्रू करेंगे। तो पहले में क्या बोलता है? एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में स्थायी चुंबक होता है। देखिए कोई डीसी मोटर में कोई चुंबक होता है, चुंबक के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, डीसी जनरेटर में। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ये चुंबक जो होता है, विद्युत चुंबक, स्थायी चुंबक जो होता है, ये आपका जो है वो उतना ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए हम सबसे बेस्ट ऑप्शन की तरफ तलाश कर रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। कैसा है? क्या ऐसा है? उच्च वोल्टता का जनन करता है, कुछ ऐसा खास नहीं है। दोनों तरफ से हम उच्च वोल्टता या निम्न वोल्टता की दोनों से हम क्या कर सकते हैं? अपने मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। लास्ट में बचता है एसी में सर्पी वाले होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बताया जब हम डीसी मोटर तैयार करते हैं तो डीसी मोटर में जो दिक परिवर्तक कम्यूटेटर होता है जिसको लगातार क्या करता है? इस तरह से मूव कराता है, आधा आधा मूव कराता है। वहीं पे जो आपका डीसी जनित होता है उसमें स्लिप रिंग्स लगी होती है, यानी कि सर्पी वले लगी होती हैं जो उसको क्या करती है? पूरा पूरा मूव कराती है।
ठीक है, तो ये चीज सही है बिल्कुल, ठीक है। अब ये करेक्ट जो ऑप्शन है वो एकदम अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है भाई? तो लघुपतन का मतलब क्या होता है? लघुपतन होता कब है बच्चों? मैं आपको बताता हूं। हमारी तार होती हैं दो, ठीक है, एक काली एक लाल होती है, एक काली होती है, ठीक है। अब आपको पता है इनमें एक इंसुलेशन लगा होता है, यानी इनमें प्लास्टिक का एक कवरिंग होता है, जब कभी सटे तो इनमें क्या हो, कोई स्पार्क ना आए ना, इसके लिए उनमें इंसुलेशन दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है वो इंसुलेशन डैमेज हो जाता है, और जब वो डैमेज हो जाता है तो ये तार आपस में चिपक जाते हैं। तार की चिपकने की वजह से एकदम से हाई करंट फ्लो होता है, और जब एकदम से हाई करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, वहां पे हाई करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो जाता है, वहां का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट के दौरान क्या होता है, करंट बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। आपको याद क्या रखना है कि जब भी लघुपतन होता है तो लघुपतन के दौरान दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? करंट एकदम से बहुत बढ़ जाता है, करंट एकदम से बहुत बढ़ जाता है। अगर करंट एकदम से बढ़ेगा तो ये बच्चे को पता है करंट जब भी बढ़ सकता है जब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो याद रखना है एकदम से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसके वजह से करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ धारा का मान क्या होगा? रेजिस्टेंस तो मैं समझ जाएगा कम हो जाएगा, लेकिन धारा का मान क्या होगा ये बताना है। तो धारा का मान अभी बताया बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? देखिए बच्चों, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है पूछ रहा है। तो डायनेमो मतलब क्या? डायनेमो मतलब होता है आपका एसी जनरेटर। एसी जनरेटर जो होता है वो बताइए, एसी जनरेटर का ही नाम क्या है, आपका डायनेमो होता है। अब एसी जनरेटर का नाम अगर डायनेमो है तो एसी मतलब क्या, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। याद रखना डायनेमो केवल एसी के लिए ही काम करता है और किसी डीसी के लिए काम नहीं करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब के भीतर क्या रहता है? तो लास्ट जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, विद्युत वाला चैप्टर पढ़े थे, तो उसमें हमने जाना था कि आपकी जितनी बल्ब होती है उनके अंदर होता है टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है वो क्या होता है, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है गैस के थ्रू, तो वो रिएक्ट करके टूट ना जाए इसके लिए बल्ब में हम क्या करते हैं इसके लिए हम बल्ब में निष्क्रिय गैसेस को भरते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। अगर आपने विद्युत वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको पहले देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां पे दिखाई देंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए, दी गई वोल्टा के स्रोत से जुड़े उष्मा होती है किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न होती है। देखिए हमें पता है जो आपकी उष्मा का फॉर्मूला होता है, ये भी आपका क्या है, पहले वाले चैप्टर में आपका रिलेटेड फॉर्मूला है जो पहले चैप्टर में आया है। तो कोई मुझे बता सकता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो H का फॉर्मूला जो होता है वो होता है I स्क्वायर RT, ठीक है बच्चों, क्या होता है, I स्क्वायर RT। तो यहाँ पे जो आपका धारा आ रही है वो धारा किसके साथ आ रही है, वो स्क्वायर के साथ, यानी कि वर्ग के साथ आ रही है, ठीक है। तो जो H है वो और ऊपर भी है, ये दोनों साथ में है। उसका मतलब क्या है, जो हमारा उष्मा होती है वो क्या होती है भाई, जो उष्मा होती है वो क्या होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है, धारा के वर्ग के बच्चों समानुपाती होती है। इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत चुंबक कैसे बनता है? देखिए विद्युत चुंबक को मैंने आपको पहले भी बताया था जब फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे परिनालिका वाला, कि जब एक नरम लोहे को चारों तरफ से क्या किया जाता है, एक तार से लपेट दिया जाता है। लपेटने के बाद क्या होता है, वहां पे करंट फ्लो करा जाता है। करंट फ्लो कराने की वजह से उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होता है, और क्योंकि वो आपका एक मैग्नेटिक मटेरियल है, कौन, नरम लोहा, तो वो क्या हो जाता है, उसको वो अटेन कर लेता है और इस तरह से वो क्या बन जाता है, विद्युत चुंबक बन जाता है। यानी कुल मिला के नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली के बनने से, के होने से विद्युत चुंबक का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों, विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। देखिए विद्युत धारा जहां भी होगी, करंट जहां भी होगा, हमने ऑरेस्टेड के पहले एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा था कि ऑरेस्टेड में ये बोला कि भाई जहां भी आपकी धारा होगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी होगा ही होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, जहां अच्छाई है वहां बुराई है, जहां दिन है वहां रात है। उसी प्रकार याद रखेंगे क्या,
उसी प्रकार विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र भी साथ साथ होते हैं, बोलते हैं हम साथ साथ हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पता है क्या पूछ रहा है, पृथ्वी का विभव क्या होता है। तो पृथ्वी का विभव जो होता है वो हमेशा याद रखना है शून्य होता है। अभी शून्य क्यों होता है, अगर इसका रीजन जाने तो देखिए, अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी क्या है, मानते पृथ्वी जो एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब सुचालक है। सुचालक के अंदर कभी भी क्या होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है जिस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र होता है ना बच्चों, उसी प्रकार क्या होता है, उसी प्रकार हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हो जाता है आपका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, इसके अंदर कहीं भी नहीं होता। और जब इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो इसका विभव भी क्या होगा बच्चों, नहीं होगा, क्योंकि V का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, E/R होता है। तो अगर इसके अंदर E ही नहीं है तो V कहां से होगा, बात समझ में आ रही है। इसके अंदर E ही नहीं है तो V नहीं होता, और जब V नहीं होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। जी फिर से क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने पहले इसको डिस्कस किया था कि जो आपका विद्युत फ्यूज होता है उसका जो तार बना होता है वो इस तरह से बना होता है कि उसका जो प्रतिरोध हो वो अधिक से अधिक हो। ठीक है, प्रतिरोध क्या हो, अधिक से अधिक हो, जिससे क्या हो जाए, गलनांक जो हो जाए बहुत कम हो जाए। तो गलनांक कम रखना है और आपका प्रतिरोध अधिक से अधिक रखना है। ऐसा केवल जब हो सकता है जब वो एक ऐसे मटेरियल से बना हो जिसका ऑलरेडी प्रॉपर्टी उसके पास ये हो, और हमें पता है ये केवल टीन और शीशे के साथ होता है। तो क्या याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर का जो मिश्रण होता है, जो एलॉय होता है, वो किसका एलॉय होता है, वो टीन और शीशे यानी लेड का एलॉय होता है। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, तो देखिए इसको समझते हैं। विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो देखिए विद्युत वाहक बल मतलब ई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ई जो होता है अगर हम इसको देखें तो ये V+IR होता है। अब आपको पता है जो IR होता है वो क्या होता है, एक वोल्टेज होती है। ठीक है, IR क्या होती है, एक वोल्टेज होती है। मतलब जब भी करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है वहां पे, आपको पता है एक वोल्टेज मिलती है। ये भी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, वोल्टेज क्या मिलती है, हमेशा एक वोल्टेज ही प्रदान करेगी। और जब वोल्टेज प्रदान करेगी तो EMF भी कैसा होगा, वोल्टेज के साथ होगा बच्चों। ठीक है, कैसा होगा, वोल्टेज के साथ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चले तो देखिए क्या बोलता है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा कैसे होती है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा कैसे होती है, तो विद्युत धारा को पता है किस प्रकार होती है, तो देखते रहे ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, और इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। तो देखिए जहां पे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा तो हो गया, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में आपको पता है तीन ही चीज होती थी, क्या क्या होता था, बल, फिर चुंबकीय क्षेत्र और फिर धारा। तो अगर दो चीज आ गई तो तीसरी चीज भी कहां पर होगी, कहीं ना कहीं होगी। तो तीसरी चीज कहां पे दिखाई दे रही है, चालक पर बल उत्पन्न होता है। ठीक है, आकर्षण बल, जरूरी नहीं कि आकर्षण बल हो, दो तरह के बल होते हैं, आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। तो सिर्फ आकर्षण सही नहीं होगा, है ना, अगर आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता तो इसको हम ले सकते थे। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, चालक पर बल उत्पन्न करता है। अगला देखेंगे, चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखना है ये होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, यहां पे इसने दे रखा है। देखो होता क्या है, मैं समझा देता हूं आपको। जब भी हम 1 मीटर का तार लेते हैं, ठीक है, 1 मीटर के तार में 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कराते हैं, और 1 एम्पेयर के करंट फ्लो की वजह से जो उसमें 1 न्यूटन का बल उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं चुंबकीय बल क्षेत्र। तो यानी कि आपको क्या बनेगा, न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर। देखो तीनों चीज आ रही है, न्यूटन एम्पेयर मीटर, तो ये आपको याद रखना है, न्यूटन एम्पेयर मीटर वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, क्या होगा बच्चों, करेक्ट। अगला देखेंगे,
डायनामो का जो सिद्धांत होता है वो किस पर आधारित होता है? तो देखिए विद्युत डायनामो का जो सिद्धांत होता है, डायनामो मतलब क्या? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारा एसी जनरेटर होता है वो एक ही सिद्धांत पर कार्य करता है और उस सिद्धांत का नाम कुछ और नहीं, वो केवल एक ही है। वो क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला देखिए, विद्युत मोटर को चलाया जाता है। हाँ, आप देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि विद्युत मोटर केवल एक प्रकार का नहीं होता है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, जब आपके जो फैन होते हैं घरों में, जो फैन होते हैं, रेफ्रिजरेटर होता है, वो किससे चलता है? वो एसी करंट से चलता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा से चलता है। और जो आपके जो लोकल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि फोन हो गया, उसमें मोटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो भी आपके, तो दो तरह के आपके मोटर होते हैं, एक तो आपके दिष्ट धारा के लिए होती है और एक आपकी प्रत्यावर्ती धारा के लिए होती है। तो दोनों धारा के लिए क्या होती है? आपकी विद्युत मोटर बनाई जाती है। तो हमें बताइए कि ऑप्शन ए क्या सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा लिखना सही होगा? नहीं। क्या सिर्फ दिष्ट धारा लिखना सही होगा? नहीं। तो हमें पता है कि अगर दोनों तरह की होती है तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं के लिए विद्युत मोटर का निर्माण किया जाता है और प्रयोग में उसको लाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत क्रिया की जो मोटर की जो क्रिया आधारित है वो किस पे क्रिया आधारित होती है? तो देखिए पहला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, और इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर का अगर आपने वर्किंग समझा होगा तो देखा होगा कि विद्युत मोटर में जो भी आपका कार्य होता है वो विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव के कारण हो पाता है। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, मतलब कि सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। डायनामो के द्वारा बदला जाता है। तो जब अभी थोड़ी देर पहले मैं लिखवा रहा था आपको, तो मैंने दिखवाया था कि डायनामो काम क्या होता है? ये काम करता है क्या? किसको करता है भाई? ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा को, डायनामो मतलब क्या? एसी जनरेटर। ये एसी जनरेटर काम क्या होता है बच्चों? एसी जनरेटर करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। चलिए ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था। अगला देखिए, जब किसी चालक पर कुंडली की ओर या उससे दूर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह घटना किस घटना का उदाहरण है? सबको पता है ये केवल चुंबकीय ही प्रेरण कर सकता है। क्या कर सकता है? केवल चुंबकीय प्रेरण ही, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही कर सकता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें फिर इसी तरह से। क्या बोलता है? विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो देखिए भाई, दो ही ओम के नियम से तो काम करता नहीं है और रस्टेड का नियम काम नहीं करता, तो दो ऑप्शन बचे हमारे पास, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। देखिए अगर इसकी बात करें तो फ्लेमिंग का वाम हस्त जो नियम है यानी लेफ्ट हैंड रूल है, यही हमें क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की तर्जनी उंगली जो होती है वो क्या बताती है? आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देती है। ठीक है बच्चों, चलो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। देखिए दो नियम है फ्लेमिंग के आपके बुक में, एक होता है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक होता है राइट हैंड रूल। तो होता क्या है इसमें? होता यह है कि जब भी हम धारा को उत्पन्न करते हैं, तो धारा को उत्पन्न करने के लिए हम केवल हमेशा राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। क्या? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड रूल का मतलब हो गया दक्षिण हस्त नियम। वाम का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड रूल। और दक्षिण का मतलब क्या है? दक्षिण का मतलब बच्चों होता है राइट हैंड रूल। ठीक है बच्चों, बहुत सही क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है,
ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले कट के आए हुए हैं। क्या बोलता है बताइए, आप बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, किसी कुंडली और चुंबक के परस्पर सापेक्ष गति जो होती है वही उससे धारा उत्पन्न की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है बच्चों? देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, आपका जो होता है, आपको याद रखना है कि जितना ज्यादा फ्लक्स होता है उतना ज्यादा क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्लक्स। फ्लक्स मतलब क्या होगा, जितना आप आगे जितनी तेजी से आगे पीछे करेंगे उतना अधिक ये होता है। क्लियर है? और ये बी जो होता है वो क्या होता है? बी मतलब होता है आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से बी से दिखा रहे हैं और इसको हम 5 से दिखा रहे हैं। तो बोल क्या रहा है कि बताइए क्या होगा भाई? तो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक जो बल होगा यानी ईएमएफ होगा, वो कैसे बनेगा? तो आपको मैं बता दूं कि जितनी तेजी से आप क्या करेंगे, चुंबक को आगे पीछे करेंगे या उसको आप गति कराएंगे, तो गति कराने से क्या होगा भाई? गति कराने से उसके अंदर क्या होगा, उतना ही अधिक चुंबकीय विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, एक के बढ़ाने से दूसरा अगर बढ़ रहा है साथ के साथ और दूसरे के घटाने से वो भी घट रहा है, तो वो हमेशा समानुपाती के केस में ही होता है। हम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए जी। डायग्राम दे रखा है और डायग्राम के हिसाब से पूछ रहा है कि बताइए डायग्राम किस का है? तो चुंबक की दिशा के लिए है, चुंबक के कोण के लिए है, छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं हैं। तो आपको पता है, हम सबको जानते हैं, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये नॉर्थ पोल है, मतलब ये आप मान लीजिए ऐसा है आपका ये। ठीक है बच्चों, ये आपका कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्या बन गया, ये हमारा ये आपका एक चुंबकीय छड़ हो गया। ठीक है, बार मैग्नेट बोलते हैं इसको। बार मैग्नेट की वजह से क्या हो रहा है, आपका एक इस तरह से क्या बन रही है, फील्ड लाइन बन रही है। ठीक है बच्चों, क्या बन रही है, फील्ड लाइन बन रही है। अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, याद रखना है, और बाहर जो होती है वो नॉर्थ से साउथ के लिए होती है। ठीक है, अब मुझे बताइए, चलो इसको लिख लीजिए आप सभी, जो मैं बता रहा हूं वो आपको लिखना है। क्या लिखना है कि आपका जो छड़ चुंबक होता है, छड़ चुंबक के लिए क्या याद रखना है बच्चों, छड़ चुंबक के लिए, छड़ चुंबक के लिए क्या होता है बच्चों, छड़ चुंबक के लिए याद रखना है जो अंदर की तरफ होता है, यानी उसके जो अंदर जो चुंबक की दिशा होती है वो किधर होती है, वो नॉर्थ से, वो कहाँ पे होती है बच्चों, साउथ से क्या होती है, नॉर्थ होती है। क्या होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। वहीं पर अगर बाहर की तरफ बात की जाए तो बाहर किधर की तरफ होती है, बाहर याद रखना आपको क्या होती है, इसके अपोजिट होती है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे आगे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखिए कि अंदर की तरफ किधर होता है, अंदर की तरफ देखिए साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, और बाहर की तरफ कैसे होता है, देखिए बाहर कैसे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं और आएंगे भी। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ये केवल छड़ चुंबक को ही दर्शा सकता है, बल रेखाओं को ये क्या दिखा रहा है, दर्शा रहा है। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या, अब देखिए फिर से वही जो क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वही क्वेश्चन हमारा आ गया है। बोल रहा है कि अंदर, चुंबक के अंदर दिशा क्या होती है। तो चुंबक के अंदर अभी हमने पढ़ा कि वो साउथ से नॉर्थ होती है, यानी कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ होती है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। कैसा रंग होता है घरेलू विद्युत परिपथ में? तो देखिए दो तरह की होती है, एक आपका उदासीन है। उदासीन मतलब क्या होता है, उदासीन मतलब नेगेटिव। ठीक है, उदासीन तार मतलब नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव हम किसको मानते हैं भाई, जितने भी काला जादू होते हैं उसको नेगेटिव ऊर्जा मानी जाती है ना। तो याद रखना, इसका कलर हमेशा कैसा लिया जाता है, काला लिया जाता है। कैसा लिया जाता है बच्चों, काला लिया जाता है। दूसरा आपका एक तार होता है, उसको बोलते हैं जीवित तार। जीवित तार, इसका कलर क्या होता है बच्चों, इसका कलर इसका पॉजिटिव होगा। फिर
ठीक है। और कलर क्या लिया जाता है इसमें, कलर लिया जाता है लाल। कैसा लिया जाता है बच्चों, लाल कलर लिया जाता है, ठीक है, जीवित तार के लिए। देखिए आगे क्या कर देखना है हमें, तो ये पूछ रहा है कि उदासीन तार का रंग क्या होता है। तो उदासीन तार का रंग कैसा बच्चा होता है, काला। ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछा जाता था क्या, अगर पूछा जाता जीवित तार का कलर क्या होता है, तो आप क्या बताते, वो हमेशा लाल होता है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो आपका जीवित तार होता है उसको गर्म तार भी कहते हैं, ठीक है। आगे ये काम आएगा, आगे क्वेश्चनों में काम आएगा, अभी याद रख लीजिए इसको। जीवित तारों को क्या बोला जाता है, यानी लाल रंग के तार को गर्म तार कहते हैं, और आपका जो नेगेटिव यानी काला तार होता है उसको ठंडा तार भी कह देते हैं, ठीक है। तो आपको दो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब क्यों कहते हैं आगे बता दूंगा जब क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है बच्चों। बट अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है। क्या याद रखना है, उदासीन तार काला कलर का होता है, ठंडा तार भी इसको कहा जाता है, टर्मिनल कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जीवित तार के लिए क्या होता है, जीवित तार का जो कलर होता है वो लाल होता है, जो इसका साइन होता है प्लस होता है, और इसको गर्म तार भी कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस युक्ति से विभव विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। देखिए दिक् परिवर्तन कार्य केवल क्या करता है, विद्युत मोटर ही कर सकता है, क्योंकि हमें पता है विद्युत मोटर में जो आपका कम्यूटेटर होता है, जो आपका रिवर्स करता है, वो कौन करता है, वहां पे आपका दिक् परिवर्तन वो होता है, ठीक है। यानी कि आपका दिक् परिवर्तन मतलब ये हो गया कि मतलब होता क्या है कि एक्चुअल में आप अगर आपने वर्किंग देखी होगी तो आप देख पाएंगे जो उसके अंदर अंदर क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार के एक रिंग लगी होती है ना, दोनों टूटी तार होती है, दोनों टूटी हुई होती है, मतलब टूटी हुई होती है। वहीं पे जब एसी की बात करें तो एसी में क्या होता है, रिंग्स होती है, पूरी पूरी रिंग्स होती है, तो पूरी रिंग्स होती है, यहाँ पे टूटी हुई होती है, इसलिए उसको बोला जाता है विभक्त। विभक्त से याद रखना है, विभक्त मतलब टूटी हुई, है ना। और टूटी हुई कहाँ पे आई, केवल टूटी हुई केवल यूज होती है कहाँ पे, विद्युत मोटर के अंदर, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, विद्युत मोटर। अगले क्वेश्चन पे आए तो देखते हैं क्या है। एक विद्युत सेल से घास 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 नहीं होगा, धारा होगा, ठीक है बच्चों, क्या होगा, धारा। तो एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। हाँ, अब देखो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या अगर बैटरी के दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल को ए बोल दिया, एक टर्मिनल को बी बोल दिया, तो उनके मध्य जो विभवांतर होगा वो क्या लिखेंगे हम, वी ए माइनस वी बी लिखेंगे। ये वाली बात हम सबको पता है, ठीक। और अगर बात की जाए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है यानी ईएमएफ होता है, उसमें कैसे लिखा जाता है, तो लिखा जाता है ई माइनस आई आर। तो ईएमएफ में जब आप आई आर को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों सिरों के मध्य का क्या मिलेगा, विभवांतर मिलेगा, है ना। दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर मिलेगा कब, जब ईएमएफ में आप कुछ वैल्यू माइनस करेंगे। तो देखिए आप ईएमएफ में जब कुछ वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ ना कुछ माइनस करके आएगी ई में से। इसका मतलब हो जाएगा ई जो होगा आपका वो बड़ा होगा, है ना। तो हमने क्या देखा, जो ई होगा यानी कि हमारा जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो विद्युत वाहक बल क्या होगा हमारा भाई, विद्युत वाहक बल से बताइए क्या, जो आपका विभवांतर होगा वो क्या होगा, विद्युत वाहक बल से हमेशा कम होगा। क्या होगा, विद्युत वाहक बल से हमेशा बच्चों कम होगा। कौन होगा, विभवांतर यानी वी ए माइनस वी बी। अगला देखिए, किसी विद्युत धारावाही तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेती वृत्त के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो हमने बताया था राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाता है, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाता है। राइट हैंड थंब रूल कौन सा है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे देखिए, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थित संसूचित करता है। उपस्थिति कौन बताता है बच्चों, उपस्थिति कौन बताता है विद्युत धारा की, तो हमें पता है गैल्वेनोमीटर बताता है, क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखवाया था कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका काम केवल इतना होता है कि वो करंट की दिशा को देखता है कि वो अपोजिट तो नहीं जा रही, कि सीधी तो नहीं जा रही, या फिर वो उसका प्रेजेंस है या नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। एक प्ररूपी
सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो इसका आंसर आपको रट के रखना है बिल्कुल। 0.5 से 1 वोल्ट के बीच की जो बैटरी होती है वो हमारे प्ररूपी सौर सेल में हो सकती है। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? 1 से 0 पॉइंट आधे से लेकर 1 तक का जो विभवांतर होता है वो आपका सोलर सेल में प्रोड्यूस होता है। आगे देखिए, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है। देखिए, लंबवत का मतलब हो जाता है, आपका एक फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है किसका? या अगर बात करें AC करंट की बात करें तो AC, इसको छोड़िए, AC करंट की बात करते हैं। AC करंट का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या आता है बच्चों? उसमें आता है साइन, ठीक है, I नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसमें होता क्या है कि ओमेगा जो टी होता है हमारा, ये एक क्या है, इसका फेज एंगल है, यानी थीटा होता है। अब मुझे बताइए, अगर साइन की जो वैल्यू होती है वो सबसे अधिक कहाँ पे होती है? साइन की वैल्यू आप सबको पता है, मैथ में हमने पढ़ा है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो सबसे अधिक केवल 90 डिग्री पे होती है, जो कि 1 होती है। ठीक है, 90 डिग्री पे होती है। तो 90 डिग्री मतलब हो गया लंबवत होना। तो लंबवत का मतलब क्या हो गया भाई? 90 डिग्री का कोण कब बनता है? 90 डिग्री का कोण कब बनता है बच्चों? जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की क्या होती है? लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कि ये क्या होगा आपका अधिकतम? हम लिख देंगे यहाँ पे जो आपका इस केस में जो आपका होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू अधिकतम है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी वहां पे? अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। आगे देखिए, ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे कहते हैं। तो देखिए, दो तरह की धारा होती है। एक धारा होती है बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट जा रही होती है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होती है और इसकी दिशा भी एक होती है। लेकिन वहीं पे एक दूसरी दिशा होती है, वो उस दिशा के मतलब एक दूसरा करंट होता है, वो कुछ इस तरह से चलता है ना, वो कुछ इस तरह से चलते हमें दिखाई देता है। अब देख पा रहे हैं इसमें जो धारा होती है वो लगातार क्या हो रही है? कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी आगे कभी पीछे, और इस तरह से ये दिशा को लगातार परिवर्तित कर रहा है। तो ये किसके लिए होता है? ये बच्चों AC के लिए होता है, और ये बच्चों किसके लिए होता है? ये DC के, यानी कि दृष्ट धारा के लिए। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? दिशा में परिवर्तन केवल कौन करता है? प्रत्यावर्ती धारा ही कर सकती है, जबकि दृष्ट धारा की दिशा केवल हमेशा एक होती है। क्या होती है बच्चों? एक होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, आपके घरों में जो धारा आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो आपको याद रखना है 50 का नोट होती है, यानी 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 100 का आधा 50 हर्ट्ज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। घरेलू धनात्मक तार, घरेलू परिपथ में धनात्मक तार जो होता है उसका रंग क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, धनात्मक जो कलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं जीवित तार। और जो जीवित तार होता है वो किस रंग का होता है? हमेशा लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो हमारे घरों में जो भी बिजली आती है उसका जो विभवांतर होता है बच्चों वो हमेशा 220 वोल्ट का होता है। ऑप्शन नंबर सी में 220 दिखाई दे रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? एकदम से जो आपको बढ़ जाता है, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लघु पतन बोलते हैं ना, लघु पतन बोल देते हैं। तो लघु पतन हो जाता है कब? शॉर्ट सर्किट में होता है, वो पता है। शॉर्ट सर्किट होता किस लिए है? जब करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कई बार ये इंसुलेशन की वजह से होता है, कई बार एक साथ आप बहुत सारे एक स्रोत में आप बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं, तब हो जाता है ना। तो ये उस वजह से भी होता है। विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी होती है? तो बताइए कौन सी जो युक्ति होती है वो सबसे महत्वपूर्ण युक्ति होती है अतिभारण के समय? तो जो लघुपतन होता है वो सबसे अच्छी युक्ति होती है। हमने देखा कि भाई शॉर्ट सर्किट का प्रयोग कब होता है? जब हम अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो शॉर्ट सर्किट होता है उसमें जो भी हमें हानि होती है
जो भी आग लगनी होती है, जो भी आपका अधिक करंट बन जाता है, वहां पे हमें कौन बचाता है? वहां पे हमें बचाता है शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर क्या होगा? लघु पतन हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है, दिक् सूचक की सुई होती है, दिक् सूचक यानी कंपास, कंपास से जो सुई होती है ना बच्चों, उसमें क्या होता है हमारे पास? उसमें हमारे पास कौन सी तरह की चुंबक होती है? अब वो याद है ना, छड़ चुंबक होती है, यानी एक छोटा सा उसमें बार मैग्नेट लगा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? तो हमें पता है नॉर्थ नॉर्थ जो होती हैं ध्रुव, उत्तर उत्तरी जो ध्रुव होती हैं वो क्या करती हैं आपस में, और या साउथ साउथ जो होती हैं वो क्या करती हैं आपस में बच्चों? ये हमेशा आपस में प्रतिकर्षित करती हैं। क्या करती है? प्रतिकर्षण बल लेकर आती है, प्रतिकर्षण बल लेकर आती है। वहीं पे अगर आप बात करें एक नॉर्थ साउथ हो जाए या फिर साउथ नॉर्थ हो जाए, तो इस केस में क्या हो जाता है बच्चों? इस केस में जो हमारे पास बल बनता है वो बनता है आकर्षण बल। कैसा बनता है बच्चों? आकर्षण बल बनता है। ठीक है, तो दो तरह की बल हो जाती है, क्या क्या? तो दो तरह की बल होती है, कौन कौन सी? एक प्रतिकर्षण बल, एक आकर्षण बल। आकर्षण बल कब होगा? जब दोनों जो आपकी ध्रुव होंगे वो कैसे होंगे? सजातीय होंगे। कैसे होंगे बच्चों? सजातीय हो जाती है। तो इसको सजातीय बोल देते हैं क्योंकि सेम है, और इसको विजातीय बोल देते हैं क्योंकि ये अलग अलग है। क्या है बच्चों? अलग अलग है। ठीक है, तो ये इसका आंसर मुझे बताइए क्या होना चाहिए? तो सजातीय के लिए केवल हमेशा प्रतिकर्षण ही देखने को मिलता है, नफरत देखने को मिलती है। आगे देखिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस बल का संग किया जाता है उस चुंबक को कहते हैं। देखिए, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बल अनुभव किया जाता है, बल का अनुभव किया जाता है ना, यहाँ पे अनुभव आ जाएगा। ठीक है, अनुभव किया जाता है, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, उसको फील कर पाते हैं। ठीक है, तो अनुभव किया जा सकता है, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। भाई आसपास का एक ऐसा एरिया जहां पे उसके बल का अनुभव हो तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई? उसको हम बोल देते हैं उसका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चले तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? तो आपको याद रखना, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि में हमेशा दोनों चीजें होती हैं। सदिश राशि में हमेशा क्या होती है? दोनों चीजें होती हैं बच्चों। क्या क्या होती है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। क्या होती है बच्चों? परिमाण दिशा दोनों होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? आपको पता होना चाहिए। हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपका हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें आपने देखा था कि जो भी आपकी फिगर बन पा रही थी, ऐसे बन रही थी, तो वो एकदम क्लोज बन रही थी, मतलब बंद बन रही थी, बंद, सब आपस में बंद बन रही थी, बंद बंद हो रही थी, है ना, ऐसे बन रही थी, बंद हो रही थी। तो क्या होती है? ये सभी एक बंद वक्र बनाती है ना। अब खुली वक्र तो होंगी नहीं, आयतकार भी नहीं बन रही है, त्रिभुजकार भी नहीं बन रही, तो क्या बन रही है बच्चों? बंद वक्र बनती है। ठीक है बच्चों, क्या बनती है? बंद वक्र बनती है। आगे देखिए, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो देखिए, हमें एक फॉर्मूला पता है, जो V का फॉर्मूला होता है वो होता है W/Q। तो W पूछ रहा है तो W किसके बराबर होगा बच्चों? V × Q के बराबर होगा। बहुत सही। अब V की वैल्यू कितनी बता रखी है इसने? 12। Q की वैल्यू कितनी बता रखी है इसने? 2 कूलाम। ठीक है, तो 12 × 2 कितना आएगा बताइए बच्चों? 24 आएगा। अब वर्क हमेशा किस में लिया जाता है? जूल में लिया जाता है, तो ये 24 जूल आ जाएगा इसका आंसर। तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन आपको 24 जूल लग रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो 24 जूल को दिखा रहा है। ठीक बच्चों, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो हमें पता है विद्युत मोटर में किया जाता है। क्वेश्चन रिपीटेड है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पेयर किस देश से संबंधित है? ये मेरा कोई क्वेश्चन हुआ, क्या करेंगे जान के कि भाई वो किस देश से थे, है ना। तो अब मैं बात दूं, जो आपका जो एम्पेयर थे, आंद्रे मैरी एम्पेयर थे, वो क्या थे? एक फ्रेंच फिजिशियन और मैथमेटिशियन थे। ठीक है,
तो वो कहाँ से? फ्रेंच थे। फ्रेंच मतलब हो गया फ्रांस। कहाँ से हो गया बच्चों? फ्रांस से थे वो। ठीक है बच्चों, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। क्या कर रही है बच्चों? याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं दिक्सूचक, दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक। इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? दिक् परिवर्तक। हमने देखा कि जो वे एक ऐसा डिवाइस जो कि आपके क्या काम करता है, जो कि डीसी मोटर में या एसी जनरेटर में क्या काम करता है, ये आपका धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है ना। उत्क्रमित करने का केवल एक ही डिवाइस कर सकता है, वो कौन है? वो होता है हमारा दिक् परिवर्तक। याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वह नरम लोहा क्लोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर क्या कहते हैं? तो देखिए, जब भी आप लोहे की छड़ में तार को लपेट देते हैं तो उस पूरे से जो बन जाता है उसको हमेशा एक साथ बोला जाता है आर्मेचर। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्मेचर बोलते हैं। आर्मेचर मतलब क्या हो जाएगा कि आपने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया, उसके ऊपर आपने एक तार को लपेट दिया, लपेटने से जो मिलके बनता है उसको हमेशा आर्मेचर का नाम दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, किसका? ऑरिस्टिड का। ऑरिस्टिड ने ही बताया था कि जहां विद्युत धारा होगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। हम साथ साथ हैं। तो हम साथ साथ है का नारा किसने दिया था बच्चों? दिया था किसने? ऑरिस्टिड ने दिया था। ठीक है बच्चों, याद क्या रखना आपको? ऑरिस्टिड ने हम साथ साथ है का आपको क्या दिया था? ये हमको नियम दिया था। ठीक है बच्चों, अगर देखिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है बच्चों? तो विद्युत मोटर जो करता है वो हमारे विद्युत ऊर्जा को किसमें करता है? रासायनिक में करेगा कि यांत्रिक में करेगा? बताइए, किसमें करेगा बच्चों? तो ये हमेशा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्विच लगाए जाते हैं। हाँ, अभी जो क्वेश्चन है वो आपका इंपॉर्टेंट है कि स्विच कहाँ लगाए जाते हैं। तो मुझे बताइए भाई, स्विच कहाँ लगाए जाएंगे? तो जो स्विच लगाए जाते हैं वो केवल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो करंट हो वो क्या हो? वो प्रॉपर मात्रा में मिल सके। तो वो केवल हमेशा के साथ क्या होता है? वो हमेशा गर्म तार यानी लाल तार के साथ भी होता है। वो हमेशा लाल तार से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब अगर अपने घरों के बोर्ड देखेंगे ना, बोर्ड जो आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है ना, जहाँ पे स्विच लगी होती है सारी, तो उसमें देखेंगे सॉरी, आप जब बोर्ड देखेंगे ना तो बोर्ड में आपको दिखाई देगा कि गर्म तार में लाल रंग की जो तार होती है वो ज्यादा उसमें जुड़ी हुई होती है। तो स्विच केवल किस तार में लगाए जाते हैं? लाल रंग के तार में लगाए जाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखिए। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। तो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम केवल एक ही डिवाइस कर सकता है और उस डिवाइस को हम जानते हैं किस नाम से? विद्युत मोटर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? विद्युत मोटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। विद्युत चुंबक के लिए किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग होता है? तो पता है, नरम लोहा यानी सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। नन ऑफ दिस, बल्कि कौन सा प्रयोग करते हैं हम यहाँ पे? हम यूज करते हैं नरम लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन। अगर देखिए, एक सीधी तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होती है? किस नियम से प्राप्त होती है? क्या प्राप्त होती है? चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा। चुंबकीय क्षेत्र की जो अभिदिशा होती है सीधी तार में जाती धारा के किस वजह से होती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के वजह से होती है। बायां हाथ, ठीक है बच्चों, सॉरी दायां हाथ नहीं, बायां हाथ हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी धारा को उत्पन्न करते हैं तो धारा को उत्पन्न करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, यानी राइट हैंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई धारा उत्पन्न नहीं की जा रही है, केवल उसको फ्लो कराया जा रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो याद रखना है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत फ्यूज आधारित होता है धारा के उष्मीय प्रभाव पर। धारा के उष्मीय प्रभाव पर होता है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है, थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन देखिए। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य होता है? तो मुझे बताइए भाई,
कौन सा कथन सत्य होगा इसके लिए, फ्यूज तार के लिए? तो फ्यूज तार के लिए हमने बताया था आपको कि ऐसे मटेरियल का तैयार किया जाता है ये, जिससे क्या हो सके कि उसकी जो वैल्यू हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू वो अधिक से अधिक हो, और जब वो अधिक से अधिक होगी तो उसके परिमाण स्वरूप क्या होगा, उसके परिमाण स्वरूप जो मेल्टिंग पॉइंट होगा यानी गलनांक होगा वो कम से कम होगा बच्चों। तो इसमें हमने क्या देखा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या कह रहा है, प्रतिरोध अधिक से अधिक होगा और गलनांक कम से कम होगा। वो केवल किस में हो सकता है, वो हमेशा फ्यूज तार के लिए ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? तो एसआई मात्रक याद रखना आपको क्या होता है, वेबर होता है। क्या याद रखना आपको, चुंबकीय फ्लक्स का जो आपका एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है वेबर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल है, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है ईएमएफ होता है वो क्या होता है बच्चों? तो देखिए ईएमएफ और कुछ नहीं होता, जब भी आप एक यूनिट चार्ज को या बोले तो एक कूलाम चार्ज को या जो भी है आपका एक यूनिट चार्ज को जिसकी वैल्यू वो 1 हो, उसको जब पूरे परिपथ में घुमाते हैं तो उसमें जो हम कार्य करते हैं घुमाने के लिए उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए दो यहाँ पे ऑप्शन हो गए, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल और सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो पता है कार्य ही ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टोर हो पा रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, कार्य वाला होना चाहिए, बल वाला होना चाहिए? तो आपको पता है कि हमेशा कार्य ही ऊर्जा को प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लघुपतन के समय परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो कैसा हो जाता है बच्चों? लघुपतन के समय शॉर्ट सर्किट टाइम में हमने पढ़ा है जो लघुपथ का जो प्रतिरोध होता है वो अधिक से अधिक होता है, और प्रतिरोध जब अधिक से अधिक होता है प्रतिरोध कम से कम हो जाता है और वहां पे धारा क्या हो जाती है, अधिक से अधिक हो जाती है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, धारा अधिक से अधिक होगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत कम हो जाएगा। और जब ये बहुत कम हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है बच्चों? तो देखिए प्रत्यास्था, चुंबकत्व, उसमें प्रभाव और इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से ही हमें पता है, रेजिस्टेंस ही एक ऐसे दुख या पीला का नाम है जो कि उष्मा के प्रभाव को क्या करती है, वो आपको दिखाती है। ठीक है, आपकी जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो गर्म हो जाती है। वो गर्म क्यों होती है, उसके रेजिस्टेंस की वजह से, उसके प्रतिरोध की वजह से। ठीक है, तो प्रतिरोध केवल एक ही चीज को उत्पन्न करता है, वो होता है उसमें प्रभाव। क्या बच्चों, उसमें प्रभाव। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस सेशन में, इस लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आप तक आए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आ सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये पूरा जो लेक्चर था वो समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को जो कि तैयारी कर रहे हैं, जो अभी 10th क्लास में, उनको भी ये शेयर कीजिए। ठीक है, और जैसा भी आपको वीडियो लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज के लास्ट चैप्टर था, लास्ट लेक्चर था। हम कोशिश करेंगे कि इसके आगे भी हम इस चैप्टर को आगे मतलब जो लेक्चर्स है उसको कंटिन्यू रखें और आपकी हेल्प करा सकें। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।